नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारत के 114 एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर आ रही है। इंडियन एयरफोर्स के डिप्टी चीफ ने कहा कि 114 यानी कि 114 एमआरएफए प्रोग्राम के तहत एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को अगले 3 से 4 महीनों में रिलीज किया जाएगा। वहीं कुछ रिपोर्ट इस बारे में इशारा कर रही हैं कि फ्रांस एमआरएफए टेंडर को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत ले जा सकता है और किसी भी तरीके की देरी को रोकने के लिए वो दूसरी राफेल प्रोडक्शन लाइन को भारत में शिफ्ट करना चाहता है, जिससे कि भारत राफेल फाइटर जेट का एक्सपोर्ट भी कर सकता है। और यही नहीं, इससे फ्रांस को भी एक बड़ा फायदा होगा कि फ्रांस की जो प्रोडक्शन लाइन है उस पर जो प्रेशर आ रखा है वो भी कम होगा। यही नहीं दोस्तों, इस बारे में जानकारी अमेरिका तक को पता चल चुकी है और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन फ्रांस की इस ऑफर को अच्छी तरीके से समझ चुका है कि किस तरीके से फ्रांस एमआरएफए टेंडर को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत ले जा सकता है और वो अब इसे काउंटर करने के लिए भारत को अपने F-35A का ऑफर करेगा, जो कि वो शुरू से कर भी रहा है, लेकिन विचार अब भारतीय वायुसेना के हाथ में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि एक बेहतर स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का अब लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन किया जाएगा यूजर ट्रायल्स के लिए, जिन्हें कि भारतीय सेना के साथ मिलकर किया जाएगा। इस मिसाइल की कई खासियतें हैं, जैसे कि इसमें एक इम्प्रूव प्रपल्जन और इनहांस मिलीमीटर वेव सीकर लगा हुआ है और इस अपग्रेडेड वेरिएंट की रेंज 20 किलोमीटर है और इस मिसाइल में लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च और लॉक ऑन बिफोर लॉन्च क्षमता भी है, जो कि इसे एक बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है अलग अलग कॉम्बैट सिचुएशंस में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों एमरर के सीईओ ने कहा कि अगर भारतीय वायुसेना उनसे अनुरोध करती है कि C390 एयरक्राफ्ट को आसानी से फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट में बदलना है तो वो बदल सकते हैं, जिसमें कि इसमें एक एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा इसके विंग पॉड्स में। दरअसल इंडियन एयरफोर्स 80 यानी कि 80 मीडियम रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को चाहती है, जिन्हें कि भारत में ही बनाया जाए, वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से। यही नहीं, इंडियन एयरफोर्स ये भी चाहती है कि एक ही तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और अवाक्स में किया जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ के एक अधिकारी को पाकिस्तान को डेटा शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। डीआरडीओ के अधिकारी प्रदीप कुरुलकर को अरेस्ट कर लिया गया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने हनी ट्रैप में फंसकर भारतीय सुरक्षा से संबंधित जानकारी पाकिस्तान की महिला को दी है और इस मामले की छानबीन एटीएस कर रही है। बता दें कि प्रदीप पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव की एक महिला के संपर्क में था। उन्होंने पुणे कार्यालय में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से वॉइस मैसेजेस और वीडियो कॉल के माध्यम से पाकिस्तानी जासूस के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान किया था। साथ ही प्रदीप ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए संवेदनशील सरकारी जानकारी पाकिस्तान को मुहैया कराई थी। पुलिस का कहना है कि ये हनी ट्रैप का मामला है। दोस्तों दरअसल ये जो प्रदीप है उनके रिटायरमेंट के 6 महीने बचे थे और ये एक सीनियर अधिकारी हैं। यही नहीं दोस्तों, प्रदीप को लेकर एक और बात सामने आई है कि ये जो अधिकारी है वो अग्नि रे लॉन्चर, इंडो इजरायली MR-SAM, मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट मिसाइल, निर्भय क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, QR-SAM, XR-SAM और आकाश मिसाइल से जुड़े जो भी प्रोग्राम है उनमें शामिल था और कहा जा रहा है कि प्रदीप ने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है। दोस्तों यहाँ पर रिटायरमेंट की एज में हनी ट्रैप में फंसना ये बात कुछ समझ से परे है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अधिकार का गलत दुरुपयोग करते हुए इस व्यक्ति ने संवेदनशील डेटा पाकिस्तान के साथ शेयर कर दिया है और इस तरीके के मामले लगातार भारत में बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक बेहद चिंता का विषय है। और अगर ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ये भारत के लिए आने वाले समय में सुरक्षा चिंताओं को पैदा कर देगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गोदरेज एरोस्पेस को डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट से 48 किलोन्यूटन ड्राई कावेरी इंजन के मॉड्यूल बनाने का ऑर्डर मिला है और इस उपलब्धि के बाद अब गोदरेज एरोस्पेस को जीटीआरई से 4.4 किलोन्यूटन स्मॉल टर्बोफैन इंजन यानी कि STFE के उत्पादन के लिए अतिरिक्त ऑर्डर मिलने वाले हैं। इन इंजनों का इस्तेमाल लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी कि LRLACM में किया जाएगा, जो कि एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, जिसे कि वर्तमान में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा विकसित किया जा रहा है और ये 1500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। दरअसल STFE एक कॉम्पैक्ट और लाइट वेट गैस टरबाइन इंजन है, जो कि फ्यूल एफिशिएंट रहते हुए हाई थ्रस्ट आउटपुट प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। STFE 2 स्टेज टर्बोफैन इंजन है, जो कंप्रेसर और पंखे दोनों को चलाने के लिए सिंगल शाफ्ट का इस्तेमाल करता है। इस इंजन को अधिकतम 450 किलोग्राम का थ्रस्ट देने के लिए डिजाइन किया गया है और दोस्तों STFE का LRLACM सिस्टम में लगना भारत की डिफेंस क्षमताओं को बढ़ाएगा और अब इस इंजन का निर्माण भी गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत अब पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स के खिलाफ एक प्रभावी रणनीति तैयार कर रहा है।
और इसके लिए बाकायदा एक एंटी ड्रोन तकनीक विकसित की जा रही है। खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस बारे में जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के लिए ड्रोन के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए भारत अब तकनीकी समाधान का परीक्षण कर रहा है। उन्होंने बताया कि 4 प्रकार की एंटी ड्रोन तकनीकों को पंजाब और जम्मू सीमा क्षेत्रों में ट्रायल के आधार पर तैनात किया गया है और इनकी बारीकी से निगरानी की जा रही है। यानी अमित शाह ने बताया कि वर्तमान में ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के लिए कोई भी 100% स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एजेंसियां लगातार इस मुद्दे से लड़ रही हैं। जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाई गई है और अवैध शिपमेंट प्राप्त करने वालों को भी पकड़ा गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि एससीओ मीटिंग को लेकर आ रही है। चीन के विदेश मंत्री किन गॉन्ग ने कहा कि भारत चीन सीमा पर स्थिति आमतौर पर स्थिर है और दोनों पक्षों को संबंधों को मजबूत करना चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अपनी बातचीत के दौरान चीन के विदेश मंत्री ने बार बार दोहराए जाने वाले हालिया रुख को दोहराया। यही नहीं, चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों को दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति को लागू करना जारी रखना चाहिए और अपनी उपलब्धियों को मजबूत करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का जबरदस्त तरीके से आईना दिखाते हुए स्वागत किया। आपको मैं बता दूं कि इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी से हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करके उनका स्वागत किया और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तानी विदेश मंत्री को इग्नोर कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समिट को संबोधित करते हुए आतंकवाद पर बात की और सीमा पर बढ़ते आतंकवाद पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसे किसी भी हाल में रोकना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि आतंकवाद का खतरा बेरोक टोक जारी है और इसे अब रोकना जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे कहा कि आतंकवाद के लिए कोई माफी नहीं हो सकती और सीमा पर हो रहे आतंकवाद को रोकना बहुत जरूरी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि काफी दुखद खबर है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में भारत के 5 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, इन आतंकवादियों ने विस्फोट के जरिए भारतीय सेना पर हमला किया। कहा जा रहा है कि एक जवान अभी घायल है जिसका इलाज चल रहा है। वहीं कुछ आतंकवादी भी इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। फिलहाल सेना का ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा के लिहाज से जिले में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। मुठभेड़ में 2 जवान मौके पर ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे और मेजर समेत 4 घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। बाद में उधमपुर में एक अस्पताल में इलाज के दौरान 3 और जवानों ने दम तोड़ दिया। सेना की तरफ से बयान में कहा गया है कि आतंकवादियों ने जवाबी कार्रवाई में एक विस्फोटक उपकरण चलाया जिससे 2 जवानों की मौके पर मौत हो गई। केंद्रीय एजेंसियों के मुताबिक घाटी में अभी 50 सक्रिय आतंकी, 20 से 24 विदेशी आतंकी और 30 से 35 स्थानीय आतंकी हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि हमने चारों तरफ से आतंक के इकोसिस्टम को घेर लिया है। इन वीरगति को प्राप्त हुए जवानों को दोस्तों हमारी तरफ से शत नमन। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी की वजह से जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में क्रैश हो गया था और इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए टेक्नीशियन वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। वहीं पायलट और को पायलट घायल हैं। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने टेक्नीशियन को श्रद्धांजलि अर्पित की। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, भारत आदित्य L1 मिशन के जरिए अंतरिक्ष में लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार हो चुका है। जुलाई में यह मिशन लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पेलोड समेत सभी उपकरणों को तैयार कर चुका है और इसका वाइब्रेशन परीक्षण भी पूरा हो चुका है जिसे कि PSLV पर इंटीग्रेट किया जा रहा है। वहीं अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसरो की ये परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है। इस परियोजना पर करीबन 1 दशक से कार्य चल रहा है, लेकिन कोविड और लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा ये लेट हो गया है, लेकिन अब मिशन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आदित्य L1 मिशन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य CME यानी कि सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाले सौर तूफानों का निरीक्षण करना है। मल्टी वेव लेंथ में सौर पवन की उत्पत्ति का अध्ययन करना है। आदित्य L1 सुपरसोनिक गति के तुरंत CME के विकास और अंतरिक्ष मौसम पर प्रभाव का अध्ययन करेगा। अगर भारत का ये मिशन सफल हो जाता है तो भारत सूर्य के पास अंतरिक्ष यान भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, जर्मनी, यूरोपीय स्पेस एजेंसी सूर्य पर यान भेज चुके हैं। दोस्तों, आदित्य L1 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, बेंगलुरु की स्टार्टअप पिक्सेल अब अपने अत्याधुनिक हाइपर स्पेक्ट्रिकल इमेजरी सैटेलाइटों के साथ निगरानी और टोही क्षेत्र में अब एंटर कर चुकी है। कंपनी भारतीय रक्षा क्षेत्र को अपनी उन्नत तकनीक प्रदान करने के लिए अब तैयार हो चुकी है। पिक्सेल के स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट हाई रेजोल्यूशन इमेजरी प्रदान कर सकते हैं भूमि, वायु और समुद्र आधारित गतिविधियों की, जिनका इस्तेमाल टोही और खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जा सकता है। पिक्सेल की हाइपर स्पेक्ट्रिकल इमेजिंग तकनीक खनिजों, वनस्पति और मानव निर्मित संरचनाओं सहित एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगा सकती है और उनकी पहचान कर सकती है। सैटेलाइट्स के द्वारा प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके सीमा की निगरानी करने,
सेना की गतिविधियों को ट्रैक करने और वास्तविक समय में किसी भी असामान्य गतिविधि की पहचान करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा पिक्सल के सैटेलाइट बचाव और राहत कार्यों में भी मदद कर सकते हैं। दरअसल पिक्सल अब अपने उन्नत हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजरी सैटेलाइटों के साथ डिफेंस के क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी बनने को तैयार है। कंपनी की तकनीक भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक बेहतर इंटेलिजेंस और सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान कर सकती है। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।